हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते हैं, MPPAT 2022 का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो उसी के अंतर्गत छात्रों, हम आपको नए वीडियो जो कि लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बच्चों, आप अपनी तैयारी बेहतर रखें और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। कहीं भी किसी छात्र को समस्या नहीं आ रही होगी और आप अपने नोट्स के द्वारा, बुक्स के द्वारा, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छी प्रकार से पढ़ें। लगन से, मेहनत से आपको इस परीक्षा को किसी भी हालत में निकालना है, ठीक है ना। तो परीक्षा आपको बिल्कुल क्रैक करने के लिए, टेस्ट आपको क्वालिफाई करने के लिए बच्चों जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। और बहुत सारे छात्र मेहनत कर भी रहे होंगे, वो सफल ज़रूर होंगे, ठीक है ना। तो मेहनत तो इस सफलता की कुंजी है, इस चीज़ को आप सब जानते ही हैं, है ना। यदि आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। और बच्चों, तो इसी के अंतर्गत हम आपको आज जो वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आप वीडियो के अंत तक बनी रहेगा, जिससे आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन हैं आपके, तो वो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर के IMP क्वेश्चन है बच्चों, है ना। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों आपको, कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो अच्छी प्रकार से करें। एक टाइम टेबल के अनुसार अपनी तैयारी करें। टाइम टेबल आपका बेहतर होना चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल आपका बनाना चाहिए। ज़्यादा लंबा लेंदी टाइम टेबल भी आपका नहीं होना चाहिए। नहीं, आप तो बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है कि 15 घंटे का बना लें। इतनी ज़रूरत आपको नहीं है। यदि आप सिंसियरिटी है आप में, यदि आपका IQ अच्छा है, टैलेंट है आप में, तो आप 7-8 घंटे का भी टाइम टेबल मैनेज करके अच्छी प्रकार से उसको पढ़ें और अच्छी प्रकार से जो है अपनी मेहनत करें। टाइम दें, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से, और चीज़ों को अच्छी प्रकार से पढ़ें, ठीक है ना। इससे आप प्रैक्टिस भी करें आप लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जैसे आपको मालूम होगा। तो साथ में आप 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको बहुत काम आएगी, बहुत ही काम आएगी, इसलिए प्रैक्टिस आप करते रहें। बाकी आप थ्योरी पढ़ते रहें, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे बच्चों, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। जी हाँ बच्चों, पूरा हॉर्टिकल्चर का जो बेसिक है, आज हम उसके चीथड़े उड़ा देंगे। चीथड़े देखिए आप लोग, बस चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझते चलिएगा। बाकी हम जो आपका फल विज्ञान है उसके बारे में भी, जो भी उसका बेसिक है, वो भी हम अच्छी प्रकार से क्लियर कर लेंगे। इस प्रकार से आप लोग टॉपिक वाइज में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। कल जैसे मुर्गियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर की थी, आपको जानकारी होगी। चलिए, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बच्चों जो है आपका, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है बच्चों। और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊं, उससे पहले जो साइज है उसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो लैटिन भाषा का शब्द है, विशेष याद आपको रखना है हॉर्टिकल्चर। और इसके अंतर्गत हम फल उत्पादन, फूल उत्पादन, सब्जी उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का अध्ययन करते हैं, जिन्हें उसे हम उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको जनरल याद रखना ही रखना है। लैटिन भाषा विशेष याद आपको मैंने पहले बता रखा है कि जिसके पीछे कल्चर लगा होता है वो हमेशा लैटिन भाषा का शब्द होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, या आपका आगे आने वाले कल्चर हो। तो देखिए, सबसे पहले है पोमोलॉजी, जिसे फल विज्ञान के नाम से जानते हैं, सब जानते हैं। फल विज्ञान में फलों का अध्ययन करते हैं, उनका प्रबंध का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर जो कि सब्जी विज्ञान है। फ्लोरिकल्चर जो कि पुष्प विज्ञान है, फूलों का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। और चौथा है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी खाद्य प्रसंस्करण। इसमें हम लोग ये आपका पूरा टॉपिक मैं क्लियर कर चुका हूँ, खाद्य प्रसंस्करण वाला, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था अचार, जैम, जेली, इन सभी के बारे में, स्क्वैश, शरबत, इन सब के बारे में मैंने अच्छी प्रकार से क्लियर आपका कर चुका हूँ, अगर आपको इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो, ठीक है। चलिए, रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो सुनहरी यानी गोल्डन रेवोल्यूशन आपकी उद्यान विज्ञान, जी हाँ, हॉर्टिकल्चर से ही संबंधित है और इसके जनक KL चड्ढा कहे जाते हैं। जी हाँ, विशेष याद रखें, डॉक्टर KL चड्ढा को उद्यान विज्ञान से संबंधित है, गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है आपकी किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। फादर आपको मैंने बता ही दिए हैं, ये थोड़ा सा आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। हॉर्टिकल्चर एक कुछ संस्थान है, उसके संस्थानों की हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, गोल्डन रेवोल्यूशन आपके, इसके जनक कौन है? डॉक्टर KL चड्ढा,
ठीक है, चलिए कुछ संस्थानों की हम लोग बात करेंगे। देखिए कुछ संस्थान आपके, ठीक है, यहाँ पर भारत का फलोत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। ये सब लोग जानते हैं कि भारत में आपका फल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा, और पहला स्थान है आपका चाइना का। ये बात आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। फलों या सब्जी उत्पादन में भी आपका कौन सा है, दूसरा स्थान है भारत का, और पहला चाइना का ही है। ये बात याद रखना होगा। विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, ये चीज़ क्लियर है। फल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान आपका, विश्व में फलोत्पादन में प्रथम स्थान चाइना का, ही चीज़ पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। सब्जी उत्पादन की बात करें तो विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है, ये भी क्लियर कर चुका हूँ। विश्व में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान आपका चाइना का, तो फल एवं सब्जी में चाइना हमसे आगे है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता, जी हाँ, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता कितनी होती है, 300 ग्राम एक व्यक्ति को चाहिए। और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों की आवश्यकता 120 ग्राम होती है। वर्तमान में फलों की आवश्यकता भारत की अगर हम बात करें, भारत में वर्तमान फलों की आवश्यकता लगभग 350 ग्राम है। इसके बाद हम संस्थानों की यदि हम बात करते हैं, जो कुछ जानकारी थी इंपॉर्टेंट मैं आपको क्लियर कर दी। इसके बाद कुछ संस्थान हैं वो आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा बच्चों। जैसे IIHR है। IIHR की जो पूरा नाम होता है वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, यानी हिंदी में भारतीय उद्यान की अनुसंधान संस्थान, जो कि वेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो याद रखें IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद है CISH यानी केंद्रीय उपोष्ण उद्यान की संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान की संस्थान। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम लोग, क्या होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। याद रखें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसके बाद CITH की बात करें बच्चों, केंद्रीय शीतोष्ण उद्यान की संस्थान, CITH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर यानी शीतोष्ण उद्यान की संस्थान आपका कहाँ पर है, श्रीनगर में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी श्रीनगर में स्थित है। वाराणसी श्रीनगर नहीं, ये गलत लिखा है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखें। वाराणसी यानी बनारस वहाँ पर है, और जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। CFTRI केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना मैसूर कर्नाटक में की गई है, ये मैसूर में है। फुल फॉर्म बता देता हूँ CFTRI की, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखें सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद CIAH केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ शुष्क को बोलते हैं एरिड हॉर्टिकल्चर, कहाँ पर है, ये बीकानेर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। NHB यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, गुड़गांव हरियाणा में इसकी स्थापना हुई। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है। चलिए ये संस्थान है, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान संस्थान। देखिए तो राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये पुणे महाराष्ट्र में। विशेष याद रखना, भूलना नहीं है, नींबू नागपुर, अंगूर पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान की मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ था। विशेष याद रखना है आपको, राष्ट्रीय उद्यान की मिशन यानी NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में स्टार्ट हुआ था। भारत में सर्वाधिक फलोत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। सब लोग जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक फलोत्पादन कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में। कभी कभी आंध्र प्रदेश भी आगे निकल जाता है। न्यू डाटा की मैं वीडियो लाने वाला हूँ, परेशान ना हो आप लोग, एक आध दिन में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा।
जो न्यू डाटा है एग्रीकल्चर का पूरा डाटा मैं लेकर आने वाला हूँ, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वृक्ष कौन सा, सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फल कह सकते हैं, फल वृक्ष नाम दिया कोई बात नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो आम का है इंडिया में, याद रखें इंडिया में हाईएस्ट एरिया पर आम की खेती की जाती है। और सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन से फल का होता है, तो भारत में सर्वाधिक जो फलों का उत्पादन होता है वो केला का होता है, केले का प्रोडक्शन होता है, लेकिन एरिया किसका है, मैंगो का, याद रखें। भारत में सब्जियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य का है। जी हाँ बच्चों, भारत में सबसे ज़्यादा सब्जियां पश्चिम बंगाल राज्य में ही होती हैं, वहाँ पर ही उसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आगे बात करें जीडीपी की, कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में उद्यानिकी का हिस्सा कितना है, हॉर्टिकल्चर का 30.4%। याद रखें टोटल जो जीडीपी एग्रीकल्चर की जीडीपी में आपका हॉर्टिकल्चर का जो हिस्सा है, उद्यान विज्ञान का जो हिस्सा है वो कितना है 30.4%, 30.4%। कुल उद्यान उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो याद रखें पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ सब्जियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, इसलिए टोटल जो उद्यान का यानी हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। आगे हम लोग और बात करते हैं बच्चों, देखिए आप लोग आगे है कृषि आपके नेक्स्ट फल उत्पादन में प्रथम स्थान, देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश दे रखा है, वहाँ पे आपने देखा था, वहाँ पे कौन दे रखा था आपका महाराष्ट्र। तो कंफ्यूज ना हो, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में कंपटीशन चलता रहता है, कौन आगे कौन आगे, तो देखता हूँ मैं आगे। तो देखेंगे इसका जो डाटा है ना मैं कल क्लियर करूँगा कि आंध्र प्रदेश आगे है अब की बार रहा या महाराष्ट्र, जो नया डाटा आ चुका है तो उसका मैं आपको क्लियर कर दूंगा, परेशान ना हो। सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान तो पश्चिम बंगाल का, ये तो पहले से चला रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फूल उत्पादन में कट फ्लावर में ये आपका पश्चिम बंगाल इसमें भी है। मसाले उत्पादन में सबसे ज़्यादा मसाले आंध्र प्रदेश में। रोपणी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में। रोपणी वाली जो फसलें हैं, रोपण जिसको रोपा जाता है जनरली, तो उनका जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है वो तमिलनाडु में होता है। तो फल सब्जी फूल मसाले और रोपणी फसलें कहाँ कहाँ किस राज्य में होती हैं आपने अच्छी प्रकार से जान लिया है। फल व सब्जी का महत्व की यदि हम लोग बात करें, इंपोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो इंपोर्टेंस है, आय का स्रोत फल सब्जी रोपणी फसलों से प्रति हेक्टेयर ज़्यादा आय प्राप्त होती है। उद्यान की फसलों में लगभग 10,000 से 1 लाख प्रति हेक्टेयर तक आय प्राप्त हो जाती है। रोजगार प्रदान, उद्यान की फसलों में मजदूरों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। उद्यान फसल उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 860 आदमी दिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनाज वाली पड़ते हैं, 143 आदमी। एक वर्ष बताओ कितना डीपली डाटा दे रखा है, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। आगे बात करें औद्योगिक विकास में, उद्यान की पौधों या उनके उत्पाद उद्योग कच्चे पदार्थ के रूप में काम आते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, सौंदर्य को बढ़ाते हैं। फल व सब्जी का महत्व इतना सारा आप लोग देख सकते हैं, सिंपल है, वैसे सब लोग जानते ही हैं फल सब्जी का महत्व क्या है हमारे लिए, फल सब्जी कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी प्रकार से इसको समझते होंगे। आगे धार्मिक महत्व भी होता है फल सब्जियों का, ये भी आप लोग जानते हैं। और पौष्टिक महत्व भी होता है कि फल सब्जियां विटामिन भी मिलते हैं, खनिज लवण भरपूर पाए जाते हैं आपके जो फल एवं सब्जियों में। भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 300 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम फल खाने चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम तो सब्जी और 120 ग्राम फल पर डे खाना चाहिए। अब हम अवेलेबिलिटी ऑफ विटामिन की बात करें कि विटामिन आपकी जो है किस में ज़्यादा पाया जाता है और उसके अगर नहीं मिले तो क्या होता है। देखिए विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए होता है, इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसके लक्षण है, अगर इसकी कमी हो जाए, कमी के लक्षण, विटामिन ए की कमी यदि किसी व्यक्ति में हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, इसको हम ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन ए आपके आम में, पके हुए आम में पाई जाती है, पपीता में पाई जाती है, ध्यान रखें। सब्जी की बात करें तो धनिया की पत्ती में, मेथी की पत्ती में, गाजर में आपकी क्या पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है। तो ये स्रोत होता है, सोर्स होता है आपकी विटामिन ए का। दूसरा है आपका विटामिन B1, जिसको हम लोग रासायनिक नाम विटामिन B1 का है थायमीन, और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ध्यान रखें, बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, वेरी रोग हो जाता है। अगर हम बात करते हैं फल, तो सबसे ज़्यादा काजू में और अखरोट, काजू में सबसे ज़्यादा आपकी क्या पाई जाती है, विटामिन B1 पाई जाती है, दूसरा नंबर अखरोट का आता है। सब्जी की बात करें तो मिर्च और कोलोकेशिया जो होता है उसकी पत्तियों में आपकी विटामिन बी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तीसरा है विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन।
राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसकी कमी के लक्षण क्या हैं? यदि विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो फोटोफोबिया यानी त्वचा का फटना, स्किन का क्रैक होना, ये विटामिन 2 की कमी का लक्षण है मेन, या ये रोग है। सबसे ज़्यादा आपका विटामिन B2 जो है बेल और पपीता में पाया जाता है। सब्जी की हम लोग बात करें तो चौलाई की पत्तियाँ और मेथी की पत्तियाँ, इनमें आपका विटामिन 2 की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। आगे हम लोग बात करें विटामिन B5 की, तो विटामिन जो B5 है बच्चों, ये इसकी कमी से गंजापन आ जाता है। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम नाइसिन है, ध्यान रखें। और इसकी कमी अगर शरीर में होती है तो लोग गंजे हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, तो ध्यान रखें आप लोग। स्रोत दे नहीं रखा, कोई बात नहीं है। विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 जो होता है ना, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और स्नायु तंत्र कमज़ोर हो जाता है अगर विटामिन B6 की कमी हो जाए तो। और ये सबसे ज़्यादा दालों में और ईस्ट जो होता है उसमें पाया जाता है विटामिन B6। विटामिन B12 की बात करें तो इसको रासायनिक नाम है कोबेलोमाइन, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा लीवर, मीट, मछली, अंडा आदि इन चीज़ों में विटामिन B12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन C की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी एस्कॉर्बिक एसिड आपके विटामिन C का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी का मतलब होता है मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, इसको स्कर्वी रोग कहा जाता है जनरली, और ये विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C सबसे ज़्यादा बारबेंडस चेरी में पाया जाता है, आंवला और अमरूद। हाईएस्ट विटामिन C किसमें है? बारबेंडस चेरी में। सब्जी की बात करें तो ड्रमस्टिक पत्तियाँ, धनिया की पत्तियाँ, मिर्च में आपकी विटामिन C पाई जाती है। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाना या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन D की कमी से। और इसका जो स्रोत है विटामिन D कहाँ से मिलता है? तो सूर्य की धूप से। जो धूप होती है ना, उसमें विटामिन D सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन E की हम लोग बात करते हैं तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से बांझपन या बंधता आती है, स्टेरिलिटी आ जाती है, प्रजनन न करने की क्षमता। ध्यान रखना, प्रजनन नहीं होता है, प्रजनन करने की जो क्षमता होती है पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है यदि बॉडी में विटामिन E की कमी हो जाए तो। विशेष याद रखना है, टोकोफेरॉल इसका विटामिन E का रासायनिक नाम है। 10 नंबर पर विटामिन K, जिसका फाइलोक्विनोन रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का देरी से बनता है। जी हाँ, अगर ब्लड निकलने स्टार्ट हो जाए तो अगर विटामिन K की कमी है बॉडी में तो थक्का बहुत देर से बनेगा, मतलब उसमें जो थक्का बनता है, एक ब्लॉट बनता है ना, वो लेट बनता है। और विटामिन K सोयाबीन और फूल गोभी में आपका अच्छी प्रकार से पाया जाता है। तो आपने देखा विटामिन के बारे में, आपने जाना विटामिन क्या हैं, विटामिन के रासायनिक नाम देखे आपने, विटामिन K की मतलब जो भी विटामिन है उनकी कमी से कौन से रोग होता है वो भी आपने जाना, और कौन सा विटामिन किस चीज़ में, फल सब्जी में ज़्यादा पाया जाता है वो चीज़ भी आपने अच्छी प्रकार से जान ली है। तो विटामिन से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस सारणी को आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लें, यहाँ से आपका सभी चीज़ क्लियर हो जाता है। यदि हम लोग आगे बात करते हैं, देखिए तत्वों की, खनिज की बात करते हैं, किस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किशमिश और खुमानी 72% पाया जाता है। खजूर की हम लोग बात करें दूसरे नंबर पर है, 67% आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और केला में 36% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? किशमिश जो होती है, खुमानी, उसमें पाया जाता है। खजूर में 67% दूसरे नंबर पे, और केला 36% तीसरे नंबर पे। प्रोटीन की हम लोग बात करें, प्रोटीन आपका काजू नंबर 1 पे आता है, 21% काजू में पाया जाता है प्रोटीन। बादाम में 20% प्रोटीन पाया जाता है, और अखरोट में 15% आपका प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो काजू, बादाम और अखरोट, इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपकी प्रोटीन पाई जाती है। फैट की बात करें, वसा अखरोट में सबसे ज़्यादा, वॉलनट में 64% आपका फैट पाया जाता है। बादाम में 58% पाया जाता है, और काजू में 46% आपका फैट पाया जाता है। तो अखरोट, बादाम और काजू, ये तीनों इस प्रकार के तत्व हैं, इस प्रकार के फल हैं, सॉरी ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 64% अखरोट, इसको जरूर याद रखना। रेशा फाइबर की बात करें तो अंजीर में 6%, अनार में 5%, आंवले में 3% और अंगूर में भी 3% आपका फाइबर पाया जाता है। आगे हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आपका लीची में 0.21%,
करौंदा में 0.16%। और करौंदा, अब ये कैल्शियम की बात कर रहे थे, यदि हम लोहे की बात कर रहे हैं तो 39% करौंदा में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, यानी आयरन। आयरन सबसे ज़्यादा करौंदा में कितना परसेंट पाया जाता है? 39%। 39% आपका करौंदे में लोहा पाया जाता है। और खजूर में आपका 10% आयरन पाया जाता है। तो ये जितने भी फ्रूट्स थे, फ्रूट्स की हमने बात की, कौन से फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है आपने जाना। अब हम लोग यदि सब्जी की बात करें तो सब्जी की आप लोग देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट टैपियोका में 38% पाया जाता है, शकरकंद में 28%, आलू में 22%, करी पत्तियों में 18%, हरी मटर में 21%, ये प्रोटीन है, ध्यान रखें, प्रोटीन हरी मटर में 21% होती है और लोबिया में 22% होती है। इससे ऊपर वाला ये चारों जो थे ना, ये कार्बोहाइड्रेट वाले थे। बाकी प्रोटीन की बात करें तो हरी मटर में 21% आपका जो है प्रोटीन मिल जाता है। आगे हम लोग बात करें, चौलाई में 1 ग्राम से 100 ग्राम तक पाया जाता है प्रति 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम चौलाई में 1 ग्राम रेशा पाया जाता है। और पालक में 0.69% 100 ग्राम में। अगर कैल्शियम की बात करें तो देख लीजिए, करी पत्तियाँ, चौलाई और धनिया, इनमें कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आपने जाना यहाँ पर विटामिन के बारे में और किसमें कितना तत्व पाया जाता है, कौन सा किस फल में और सब्जी में, आपको अच्छी प्रकार से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे हम लोग आगे हम बच्चों फल विज्ञान यानी पोमोलॉजी के बारे में जो बेसिक अध्ययन है, उस बेसिक अध्ययन को हम अच्छी प्रकार से कर लेते हैं कि बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उससे संबंधित आपके 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग पोमोलॉजी से संबंधित सभी क्वेश्चन को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का फल उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ आपको। और भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश राज्य में हो। 2017 का डाटा है, लेकिन 2022 का जो भी डाटा आएगा मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा, कल या परसों में 2 दिन में आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तब। ठीक है, भारत आम, केला, चीकू, नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ध्यान रखें, हमारे देश में आम का उत्पादन, केले का, चीकू का और नींबू का, हम इसमें पहले स्थान पर आते हैं। इन चारों फलों में हमारा पहला स्थान है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 13% है। ध्यान रखें, विश्व का टोटल फल जो भी फ्रूट प्रोडक्शन होता है उसका 13% हम लोग करते हैं। भारत के कुल उद्यान के उत्पादन में फल का योगदान 30% है। जी हाँ, इंडिया के टोटल हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन होता है, जिसमें सब्जी, फूल, बाकी पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी आता है, तो उन सभी में हमारा जो योगदान है फलों का वो 30% है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से केला, आम, नींबू, ध्यान रखें, भारत में उत्पादन की दृष्टि सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पर आम का उत्पादन होता है और तीसरे नंबर में भारत में नींबू का उत्पादन होता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम लोग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में आम का है, दूसरे नंबर पर नींबू का और तीसरे नंबर पर केला का है। तो ध्यान रखें, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। प्रोडक्शन में हम सबसे ज़्यादा हमारे देश में केले के जो केला होता है ना, उसका प्रोडक्शन होता है फलों में, और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा एरिया किसका है तो वो मैंगो का है, ये याद रखना है। भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 85 ग्राम फल, ये थोड़ी नई बात निकल के आई है, याद ध्यान रखें। ये ICMR कहता है कि 85 ग्राम फल खा सकते हैं, लेकिन जो आपका दूसरा संस्थान है वो 120 ग्राम फल खाने की कहता है। तो 120 और 85 में कन्फ्यूज़न ना करें आप लोग। 85 भी सही है और 120 भी सही है, ये याद रखें आप लोग, कन्फ्यूज ना हो। ICMR कुछ और कहता है और हमारा जो एग्रीकल्चरल जो बताते हैं साइंटिस्ट वो कुछ और अलग बताते हैं। 85 और 120 ग्राम में कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 120 भी सही है और 85 भी सही है, ठीक है ना, दोनों के अपने अपने अलग अलग मत हैं, तो कन्फ्यूज ना हो। भारत में उपलब्धता की बात करें तो फलों का 250 ग्राम फल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपके अवेलेबल हैं। यदि बात करें, एक व्यक्ति को एक दिन में 250 ग्राम फल दिए जा सकते हैं, इतना अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ फ्रूट्स की है देश में, ठीक है ना। बात करेंगे हम लोग आगे फलों का वर्गीकरण की। वर्गीकरण हम लोग जानते हैं। देखिए, आप लोग वर्गीकरण को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। फलों का वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। आपको कई बेसिस मिलेंगे। पहला बेसिस है जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के आधार पर फलों को 1, 2 और 3 भागों में आपका बांटा गया है। तो देख सकते हैं, पहला जो है वो है ट्रॉपिकल फ्रूट्स, यानी उष्ण जलवायु के फ्रूट्स। जो उष्ण जलवायु में फल होते हैं, जैसे हम बात करें वे फल
जिन्हें ग्रीष्मकालीन यानी गर्म एवं आर्द्र तथा शीतकाल में कम ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, वह आपके उष्ण या ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे फ्रूट्स यानी गर्म व आर्द्र, गर्म आपकी हवा चाहिए, गर्म मौसम चाहिए, लेकिन सर्दियों में उनको कम ठंडी चाहिए, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ना चाहिए। वह स्थान आपका ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब ट्रॉपिकल कौन कौन से उस एरिया में फल उगाए जाते हैं? जैसे आम के लिए, केला के लिए, काजू, चीकू और पपीता। ये जो फ्रूट्स हैं ना, ये उष्ण फल हैं, ठीक है ना। ये ऐसी जलवायु इनको चाहिए, इस प्रकार की क्लाइमेट्स में ये अच्छी प्रकार से उगते हैं और अच्छी प्रकार से ये प्रोडक्शन करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद समशीतोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। समशीतोष्ण फलों को उगाने के लिए ग्रीष्मकालीन गर्म अपेक्षाकृत शुष्क होना चाहिए। जी हाँ, गर्म व अपेक्षाकृत शुष्क होना चाहिए, तथा सर्दियों में यानी शीतकालीन में कम सर्दी की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे लीची, नींबू, अमरूद, अंजीर, संतरा, खजूर, आंवला, बेर, अनार, लेमन, इतने सारे फ्रूट्स को समशीतोष्ण सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, उस क्षेत्र में आपको जिन फलों को उगाया जाता है उनका एग्जाम्पल आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा है शीतोष्ण फल यानी टेम्परेट फ्रूट्स। टेम्परेट फ्रूट्स कौन होते हैं? इस वर्ग के फलों को ठंडे क्षेत्रों में उगाया जाता है। मतलब कैसी जलवायु चाहिए? बिल्कुल सर्दी वाली ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। यह सर्दियों में तापक्रम जमा बिंदु से नीचे चला जाता है, यानी माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। वो क्षेत्र आपके सबसे बेस्ट माना जाता है शीतोष्ण फलों के लिए। और इस क्षेत्र में उगने वाले सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जी हाँ, फल ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे वृक्ष होते हैं जो सर्दियों में फ्रूट्स के समय उसकी पत्तियां गिरा देते हैं और प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं। जैसे एप्पल, आड़ू, नाशपाती, अलूचा, बादाम, अखरोट, एप्रिकॉट, पीकनट, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये आपके इतने सारे फ्रूट्स हैं जिनको टेम्परेट क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है, यानी शीतोष्ण जलवायु चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की होती है। वहाँ पर इन फलों को यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं मोस्टली वहाँ पर उगाया जाता है इनको, ठीक है। तो आपने देखा जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वृद्धि की प्रकृति के आधार पर फलों का वर्गीकरण। वृद्धि की प्रकृति के आधार पर फलों का वर्गीकरण देखिए, सबसे पहले हैं हर्बेसियस फ्रूट्स यानी शाकीय फल, केला और अनानास यानी पाइनएप्पल और जो केला हैं, ये दोनों इस प्रकार के इनके जो तने होते हैं, जो इस प्रकार के आपके इनके पौधे होते हैं जो कि हर्बेसियस होते हैं। इनमें जो तना पाया जाता है वो कठोर नहीं पाया जाता, बहुत ईजी होता है। जनरली देखा जाए तो तना होता ही नहीं है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। झाड़ीनुमा वृद्धि वाले फल सर्ब लाइक ग्रोथ फ्रूट्स जैसे फालसा है, अनार है और करौंदा, ये आपके झाड़ीनुमा इनके जो पौधे होते हैं उनमें ये लगते हैं, फालसा, अनार और करौंदा। करौंदा तो देखा ही होगा, अनार भी आपने देखा होगा, झाड़ी टाइप में रहती है पूरी तरीके से। ये इस प्रकार से रहते हैं कि इसके इधर से उधर जाना बड़ा मुश्किल होता है। काष्ठी संरचना वाले फल वुडी स्ट्रक्चर फ्रूट्स, बेर है, आम, चीकू, अमरूद, जामुन, आड़ू, नाशपाती, सेब, ये सभी आपकी इनकी संरचना कैसी होती है? इनके पेड़ों की संरचना आपकी हार्ड होती है, वुडी स्ट्रक्चर पाई जाती है जनरली। तो आपने जाना वृद्धि की प्रकृति के आधार पर फ्रूट्स का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि शाकीय कौन से होते हैं, ये आपके दिमाग में ये सब चीज़ें रहना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे फलों के प्रकार के आधार पर, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस, ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, जो क्लासिफिकेशन है उसको जान लीजिए। तो देखिए सबका अलग अलग प्रकार होता है फ्रूट्स का। जैसे हम बात करें अस्टिल, इसको हम इंग्लिश में ड्रूप कहते हैं या स्टोन टाइप भी बोलते हैं। तो आम है, बादाम, बेर, खुबानी, जामुन, नारियल और आड़ू, ये जो फ्रूट्स हैं ना, इनके फ्रूट्स का टाइप होता है ड्रूप। इनका फल कैसा होता है? ड्रूप यानी अस्टिल प्रकार का होता है, ठीक है। आम, बादाम, बेर, खुबानी, जामुन, नारियल और आड़ू। इसके बाद बेरी टाइप फ्रूट्स किसके होते हैं? पपीता, केला, चीकू, खजूर, अमरूद और अंगूर। इनके जो फ्रूट्स का टाइप होता है वो होता है बेरी, इसको हम लोग हिंदी में सरस बोलते हैं। इसके बाद पॉम की बात करें तो पॉम टाइप्स नाशपाती, एप्पल, लुकाट। इनका आपका जो फ्रूट्स का टाइप होता है वो नाशपाती, सेब, लुकाट आदि प्रकार का होता है। इसके बाद हेस्पेरिडियम की बात करें तो टोटल नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं, चाहे संतरा हो, चाहे मौसम्बी हो या नींबू हो,
या और भी आपका लेमन हो, तो सभी का जो फ्रूट्स का टाइप होता है वो होता है हेस्पेरिडियम। याद रखें, हेस्पेरिडियम आपका टाइप्स होता है फ्रूट्स का। नट टाइप लीची और काजू, इन दोनों का जो फ्रूट्स का प्रकार होता है वो होता है नट। इसके बाद है कैप्सूल, आंवला और कैरम्बोला, ये दोनों का फ्रूट्स का टाइप होता है कैप्सूल। इसके बाद ब्लाउस्टा, विशेष याद रखें, ये आपके अनार, अनार जो होता है इसके फ्रूट्स का टाइप होता है ब्लास्टा। इसके बाद है बेल, और बेल का जो फ्रूट्स का टाइप्स होता है वो होता है एमपी सारिका। वृद्धि के अब आगे हम बात करें, ये टाइप्स हैं, ज़रूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भैया, बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में से एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में बन जाएगा, इससे और है, ये ध्यान रखें। ये जो क्लासिफिकेशन है, किसी को पता है ये ब्लास्टा जो होता है ना, कौन से फल का प्रकार होता है, तो आपको पता होना चाहिए अनार के फल का प्रकार ब्लास्टा होता है ना, किसी का भी पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग इनको जनरली सब याद रखेंगे। अब हम वृद्धि कम विस्तार के आधार पर फलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वृद्धि कम विस्तार के आधार पर फलों का वर्गीकरण, आगे हम लोग इसकी जानने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके दो प्रकार के फल होते हैं बच्चों, एक होते हैं सदाबहार, दूसरे होते हैं पतझड़ी, यानी एवरग्रीन और डेसिडस। तो ध्यान रखिए, एवरग्रीन जो फ्रूट्स होते हैं जैसे आम है, नींबू, चीकू, ये आपके सदाबहार होते हैं। और पतझड़ी होते हैं आपके सेब, आड़ू, नाशपाती, अलूचा, खुबानी, ये सभी शीतोष्ण फ्रूट्स होते हैं, जनरली ठंडी जलवायु के आपके पेड़ हैं, ठंडी जलवायु के फल हैं। इन फलों में क्या होता है, देखो पतझड़ी और सदाबहार का मतलब होता है, सदाबहार में ऐसे फल आते हैं जो सदा आपके पत्तियां नहीं झड़ाते हैं, बिल्कुल 12 माह एक जैसे बने रहते हैं। लेकिन पतझड़ी यानी डेसिडियोस का मतलब होता है, डेसिडियोस का मतलब होता है कि ये सर्दियों में अपने पत्तों को झड़ा देते हैं, मतलब रेस्ट में चले जाते हैं, प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं ना, वो आपके डेसिडियस प्लांट्स होते हैं, डेसिडियस पेड़ होते हैं, फल होते हैं, जो भी आप कहना चाहो वो होते हैं। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और जितनी भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं जनरली ठंडी जलवायु में होते हैं, वो सभी आपकी पतझड़ी के अंतर्गत आते हैं। आगे वानस्पतिक संबंध के आधार पर फलों का वर्गीकरण देख लीजिए। तो वानस्पतिक संबंध बॉटनिकल्स रिलेटेड के जो ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनिकल रिलेशन के आधार पर हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आप लोग सभी का कुल दे रखा है, बहुत सिंपल है, आप जानते भी होंगे पहले से, हो सकता है लेकिन रिवाइज हो जाएगा आपका। देख लीजिए, केला का कुल है म्यूजेसी, म्यूजेसी में केला आता है। एनाकार्डेसी कुल में आम और काजू आते हैं। रोजेसी जो कुल है सेब, नाशपाती, आड़ू, लुकाट, अलूचा, खुबानी, ये आपकी इनकी फैमिली है। रोजेसी विशेष याद रखना है आप लोग। पुनेकेसी फैमिली के अंतर्गत अनार आता है। जुगलंडेसी के अंतर्गत अखरोट आता है। मिनीटेसी के अंदर अमरूद आता है, वैसे मिर्टेसी होता है, मिनीटेसी नहीं, मिर्टेसी कुल के अंतर्गत अमरूद। कैरिकेसी के अंतर्गत पपीता। यूफोरबेसी आपकी आंवला की फैमिली है। मोरेसी आपकी अंजीर, कटहल और ब्रेड फ्रूट्स की फैमिली है। सपोटेसी आपकी सपोटा, चीकू यानी जिसको बोलते हैं चीकू की फैमिली और खिन्नी की है। रूटेसी आपकी नींबू और बेल की फैमिली है। रेमनेसी आपकी वेर की है। एरेकेसी या पामेसी खजूर की है। बिटेसी अंगूर की है। और आपकी टिलेसी जो है ये फालसा की आपकी फैमिली है। तो आप देख रहे हैं ये सारणी कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए। जितने भी फ्रूट्स हैं सभी की फैमिलियाँ आप लोग देख सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ याद रहती है क्योंकि सिंपल है, और इससे भी आपका जो क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग ये सभी फैमिलियाँ ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब पकने के व्यवहार के आधार पर फलों का आप लोग वर्गीकरण करते हैं। पकने के आधार पर फलों का तो पकने के व्यवहार के आधार पर फलों का वर्गीकरण, इसमें दो प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। एक होते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स और दूसरे होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन से होते हैं आप लोग देख सकते हैं। वह फल जिनमें परिपक्वता के समय श्वसन दर अधिक होती है तब कुछ हद तक स्थिर भी रहती है, जबकि कटाई के बाद पकना शुरू होते हैं या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आपके आम, अमरूद, पपीता, चीकू, केला, खजूर, टमाटर, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि कटाई के बाद मतलब तोड़ने के बाद ही पकते हैं, वो आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कहलाते हैं। ध्यान रखें, इनमें मैच्योरिटी कब आती है, कब पकते हैं ये पेड़ से टूटने के बाद। दूसरे होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। कौन से होते हैं, इस वर्ग के फलों में पकते समय श्वसन दर धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे लीची, नींबू, संतरा, अंगूर, अनार, ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं यदि इनको तोड़ लिया जाए तो उसके बाद ये पकते नहीं हैं, जैसी अवस्था है वैसी अवस्था में ये रहते हैं। ठीक है, तो पकने के व्यवहार के आधार पर दो प्रकार के फ्रूट्स आपने पढ़े, एक होता है क्लाइमेट्रिक, दूसरा नॉन क्लाइमेट्रिक। कटाई के बाद पकाए जाएं वो क्लाइमेट्रिक,
कटाई के बाद मतलब तोड़ने के बाद वो नहीं पके तो वो कौन से, नॉन क्लाइमेट। श्वसन का थोड़ा याद रखना, श्वसन आपकी इस प्रकार से जैसे क्लाइमेटिक फ्रूट्स में अधिक होती है और इसमें आपके धीरे धीरे होती है, ठीक है, ये याद रखना है। आगे यदि हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका खाने वाले भाग के आधार पर फलों के वर्गीकरण की, तो वो जान लीजिए आप लोग। जैसे आम का कौन सा वाला भाग खाया जाता है, तो सब लोग जानते हैं मध्य भित्ति खाते हैं, मीजोकार्प, ना ऊपर का छिलका खाते हैं ना बिल्कुल बीच की गुठली खाते। कौन सा पार्ट्स खाया जाता है आम का, मध्य भित्ति जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मीजोकार्प के नाम से जाना जाता है। केला का कौन सा भाग खाते हैं, देखो केला का ऊपर का छिलका तो नहीं खाते हैं, लेकिन और इसके बाद फिर जो केला के बाद निकलता है छिलका वो सब खाते हैं, मतलब मध्य भित्ति भी और अंत भित्ति, यानी मीजोकार्प भी उसका पूरी तरीके से खा जाते हैं मध्य का भाग, और अंदर का जो भाग होता है इसको अंत भित्ति कहते हैं, उसको भी हम पूरी तरीके से खा जाते हैं। अंगूर का कौन सा पार्ट्स खाते हैं, फल भित्ति और प्लेसेंटा, यानी ऊपर का पूरा जैसे अंगूर मिला और जैसे का पूरा पूरा खा जाते हैं, यानी फल भित्ति टोटल, प्लेसेंटा दोनों चीज़ हम लोग खा जाते हैं। नारियल का भ्रूण व भ्रूणपोष खाते हैं। जी हाँ बच्चों, जो नारियल होता है कोकोनट, इसका हम अंदर का जो पार्ट्स होता है उसको खाने के रूप में प्रयोग करते हैं मोस्टली। एडिबल पार्ट्स आपका कौन सा होता है, एम्ब्रियो होता है। इसके बाद आपका है अमरूद, अमरूद का कौन सा पार्ट, फलभित्ति और प्लेसेंटा। जी हाँ बच्चों, जिस प्रकार से अमरूद मिला अंगूर की तरह, उसी प्रकार से हम लोग उसको खा जाते हैं अमरूद को, यानी आपका जानते ही हैं आप लोग ग्वावा। अनार की बात करें तो अनार में रसदार बीज खाते हैं, सब जानते हैं। जो आपका क्या होता है, अनार पोमग्रेनेट, इसकी जो बीज होते हैं रेड कलर के, उनको हम लोग चूस के खाते हैं, जनरली रसदार बीज होते हैं। नाशपाती होता है, इसका मासल पुष्पासन खाते हैं। बेल का पेरिकार्प और मासल भित्ति खाते हैं। जामुन का हम लोग क्या खाते हैं, फल भित्ति तथा पेरिकार्प दोनों चीज़ें खाई जाती हैं। नींबू की अंत्य भित्ति के रसदार एक कोष की अरोम खाते हैं, नींबू का तो रस ही निकलता है। और बेर का भाई मध्य भित्ति खाई जाती है, बाहर से खाते हैं और बीज का खाते हैं, लेकिन बिल्कुल जो मेन पॉइंट पे गुठली होती है उसको थोड़ा ना खाते हैं। तो आपने देखा खाने वाले भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण, कि कौन से फल की कौन सी जो पार्ट्स होता है उसका खाने के रूप में हम जनरली उपयोग करते हैं। आपने अच्छी प्रकार से इसको भी समझ लिया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। लवणता सहनशीलता के आधार पर जैसे अधिक लवणशील सहनशील फसल खजूर है, अमरूद है, बेर है और आंवला, ये चार फसलें ऐसी हैं जो अधिक लवण सहनशील फसलें होती हैं। अधिक लवण सहनशील का मतलब होता है कि मिट्टी का पीएच ज़्यादा भी हो तो वहाँ पर भी इन वाले आपके फलों को उगाया जा सकता है। खजूर, अमरूद, बेर, मतलब पीएच आपका 8 से ऊपर हो तो भी इन फलों को वहाँ पर उगाया जा सकता है, मतलब बंजर भूमि में भी आपको ये उगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। मध्यम लवण सहनशील फसल कौन से कहते हैं, जिनके लिए पीएच ना तो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन मीडियम पीएच चलेगा, जैसे अनार, फालसा, अंगूर और संतरा। ये इस प्रकार के फ्रूट्स हैं बच्चों, इनको पीएच ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए लेकिन मीडियम लवण सहनशील कर सकती है। मीडियम में थोड़ा बहुत अगर पीएच 7 से ऊपर है ना, 8 तक है तो झेल लेंगे अनार, फालसा और अंगूर। लेकिन कम लवणशील, इनके लिए पीएच बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7 से, ये नहीं झेल पाती हैं। आम, नाशपाती और नींबू वर्गीय, है ना। तो आपका ये लवणता सहनशील के आधार पर फलों का वर्गीकरण था, ये भी आपने अच्छी प्रकार से जान लिया, ठीक है ना। तो बेसिक जो वर्गीकरण है वो सभी आपके कंप्लीट हो गए। और बेसिक में हम चलते हैं नेक्स्ट आपका फ्रूट से संबंधित सुव्यवस्थित फलोद्यान एवं उसका मैनेजमेंट ऑफ स्टेबलाइज्ड ऑर्चर्ड। देखिए फलोद्यानों को इस बात, ये थोड़ी थ्योरी है उसको जान लीजिए आप लोग, जनरल चीज़ें हैं आपके संबंधित, आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अन्यथा तो फिर आप पढ़ ही लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए फलोद्यान को स्थापित करने में मदद करने वाले मुख्य बिंदु ऐसे हैं कि सबसे पहले जलवायु। सही बात है, फलोद्यान की सफलता या असफलता मुख्यतः जलवायु के ऊपर ही डिपेंड करती है। जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित कारकों से मिलकर बनी होती है, टेम्परेचर, आर्द्रता, वर्षा, वायु, सूर्य का प्रकाश, पाला, ओला, ये सब क्या है, ये सब जलवायु के अंग हैं। इनसे मिलकर ही आपकी जलवायु टोटल बनी होती है ना। तो जो भी आपकी क्लाइमेट है ना, अब कोई भी गार्डन मतलब जो फलोद्यान लगा, जो भी उद्यान लगाया, फलों का बगीचा लगा है, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है, क्लाइमेट के आधार पर हम फलों के लेते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। स्थिति की बात करें हम लोग, स्थिति के अंतर्गत भूमि की वास्तविक दशा का अध्ययन करते हैं। फलोद्यान के लिए वह स्थान अधिक उपयुक्त माने जाते हैं जो कि पास की भूमि से थोड़ा ऊंचाई पर होना, पानी के साधन पास हों, एक अच्छी खेती योग्य भूमि का ढलान 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम स्थिति की बात करें ना, तो वास्तविक दशा का अध्ययन करते हैं, भूमि की वास्तविक दशा,
फल उद्यान के लिए ऐसा स्थान बहुत अच्छा माना जाता है जो कि जो आसपास की भूमि है उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, मतलब उसमें पानी ना भरे, वहाँ पर पानी की व्यवस्था जरूर होना चाहिए। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह ये होना जरूरी है। एक अच्छी खेती के लिए भूमि का ढलान 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, उसका ढालूपन भी देखा जाता है, स्लोप, ये 4% से ऊपर नहीं होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं। जनरली भूमि की बात करें तो भूमि का उपजाऊ होना तो बहुत आवश्यक है, बिना उपजाऊ के तो काम चलने वाला है ही नहीं। लेकिन सभी फल वृक्ष अपनी उचित वृद्धि तथा अधिक उपज के लिए भूमि की आवश्यकता में भिन्नता रखते हैं। सही बात है, सबके लिए अलग अलग मिट्टी चाहिए, अलग अलग उपजाऊपन चाहिए। किसी को कम न्यूट्रिएंट चाहिए तो किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो किसी को फास्फोरस ज़्यादा चाहिए। तो वो एक अलग अलग चीज़ है। उदाहरणों के लिए उथली भूमियों की अपेक्षा गहरी भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उनकी जड़ गहरी जाती है ना, इस वजह से। वृक्षों की उचित वृद्धि के लिए भूमि में लगभग 2 मीटर गहरा होना आवश्यक है। 2 मीटर तक कोई पत्थर वत्थर नहीं होना चाहिए कि 2 मीटर तक उसकी जड़ होती है ना, वहाँ आपके 2 मीटर तक तो बिल्कुल सही से जाती है, उसके बाद फिर उधर उधर फैल जाती है। इस वजह से हमेशा 2 मीटर गहरी आपका होना आवश्यक है भूमि का। मिट्टी की बलुई दोमट या दोमट अधिक होना चाहिए। जी हाँ, जो मिट्टी है ना वो सैंडी लोम आपकी सॉइल से तो सबसे बेस्ट मानी जाती है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं सिंचाई के साधन की, तो फल उत्पादन के लिए सिंचाई की सुविधा होना अति आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, सिंचाई इरिगेशन अगर हम बात करें तो फल उत्पादन के लिए सिंचाई तो बहुत ज़रूरी है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बिना सिंचाई के तो हम लोग कोई भी, चाहे कोई से भी आप लोग फल की खेती कर लीजिए, बिना सिंचाई के तो इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। तो सिंचाई का साधन होना, चाहे ट्यूबवेल हो या कुआं हो या तालाब हो, जो भी हो, वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। यातायात तथा बाजार की सुविधा भी होना चाहिए। जी हाँ, किसी भी ऑर्चर्ड को लगाने से पहले वहाँ पर जो बाजार की फैसिलिटी है, मार्केट फैसिलिटी है, वो होना भी जरूरी है। क्योंकि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा दूर नहीं भेजा सकता, कुछ फ्रूट्स इस प्रकार के होते हैं। तो अगर मार्केट पास में होगा तो जो है आपका क्या होगा, जल्दी से मार्केट में उनको भेजा जा सकता है और जो भी उससे लाभ है वो कमाया जा सकता है आसानी से। ये तो था आपके फलों से संबंधित आपको क्या क्या चाहिए, जलवायु स्थिति, भूमि, सिंचाई, साधन, मार्केट, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। और सब्जियों की खेती के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग, तो आप सब लोग जानते हैं सब्जियों की खेती को उगाने के उद्देश्य, उगाने की विधि, जलवायु, सामग्री, साधन, प्रबंध, व्यवस्था और विपणन सुविधा। विपणन यानी सब्जी को बेचने की सुविधा, मार्केट की व्यवस्था, ये बहुत सारी बातें आपकी, उनको निम्न 7 भागों में डिवाइड किया गया है। 7 चीज़ें आप देख सकते हैं। गृह वाटिका पर सब्जियों की खेती, मार्केट गार्डन, ट्रक गार्डनिंग, संसाधन के लिए सब्जियों की खेती, व्युत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, बेमौसमी सब्जियों की खेती, प्रदर्शन के लिए सब्जियों की खेती। देखिए, अब सब्जी की यदि बात आ गई है तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी सब्जी से संबंधित पूरा वीडियो बनाओ, यहाँ तक ही वीडियो आप रहने दीजिएगा। मेरा तो ऐसा मन है, क्योंकि इसमें सब्जियों की बात की जा रही है। अभी तक हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा है यहाँ तक। फ्रूट्स के बाद यदि अगर सब्जियों की बात आती है तो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है ना। बाकी जो फ्रूट्स हैं उनके बॉटनिकल्स नेम्स और बाकी चीज़ें हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो भी खिंचता जा रहा है, इस वजह से मैं चाहता हूँ ये वीडियो इतना ही। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर मैं हाजिर हूँगा। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप लोग को नोट्स चाहिए तो हमसे हम नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए नमस्कार।